हेलो एवरीवन। सो ये हमारी रीड की क्लासेस हैं जिसमें हम अपने प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम रीड 2011 में जो पेपर आया था लेवल 1 का, उसमें से हिंदी के भाग को देखेंगे। ये हमारी भाषा 1 है जो कि है हिंदी, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय शब्द में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय शब्द विद्या प्लस आलय से मिलकर बना है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है, तो इसका राइट आंसर होगा स्वर संधि, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा प प्लस 1, पव प्लस अन, पौ प्लस अन या पव प्लस न। तो उसका राइट आंसर है पौ प्लस अन। हिंदी में वचन होते हैं 1, 2, 3 अनगिनत। तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। आगरा का बहुवचन होगा क्योंकि आगरा एक व्यक्तिवाचक संख्या है और व्यक्तिवाचक संख्या का कोई भी बहुवचन नहीं होता है। जैसे कि राम को हम रामे नहीं बोलेंगे, श्याम को हम श्यामे नहीं बोलेंगे, ऐसे हम आगरा को आगरे नहीं बोल सकते। तो इट मीन्स इसका कोई भी बहुवचन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 35, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पे काल, लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें हम अविकारी, मतलब इसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। जैसे कि हम कह सकते हैं आज, चाहे लड़के के ये बोले कि श्याम आ जाएगा, चाहे हम बोले राधा आ जाएगी, तो उसका लिंग पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही काल का और ना ही समय का। तो ये ऐसे शब्द जैसे कि आज हो गया, कल हो गया, अब हो गया, तब हो गया, ये सब क्या है? अविकारी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो तृष्णा होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, त्र आदर्श और ड़ा। कवि का स्त्रीलिंग रूप है, तो कवि का स्त्रीलिंग रूप का जो राइट आंसर है वो है कवयित्री। देखिए कवयित्री तो सब में लिखा, ये भी लिखा हुआ है कवयित्री। तो जो लिखने का राइट तरीका होता है वो ये होता है क व और यहाँ पे छोटी की मात्रा और त्रा पे बड़ी की मात्रा, कवयित्री। संज्ञा के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं संस्कृत, तद्भव, तत्सम या देशज। वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, उन्हीं का हम वैसे ही प्रयोग किस में करते हैं? हिंदी में करते हैं। जैसे कि अग्नि को हम अग्नि ही उपयोग करें हिंदी में तो वो तत्सम शब्द है। लेकिन जब हम इसके रूप को बिगाड़ देते हैं, संस्कृत वाले शब्दों के रूप को बिगाड़ के उनका उपयोग हिंदी में करते हैं, जैसे कि हमने अग्नि का आग कर दिया, तो वो हो गए तद्भव शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई है, मतलब इनकी, और हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी उत्पत्ति को कुछ पता नहीं होता। जैसे कि लोटा है ना, लोटा क्या है? एक देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी समाज में दोनों पद प्रधान हो तो उसे कहते हैं द्वंद्व समाज, द्विगु समाज, प्रधान समाज, तत्पुरुष समाज। जब समाज में दोनों पद एकदम प्रधान होते हैं तो उसे हम द्वंद्व समाज कहते हैं। जैसे कि राजा, रानी, ठीक है। अब देखिए इसमें आप खुद देख सकती हैं कि दोनों ही पद प्रधान है, दोनों का अपना अपना महत्व है, और इसमें क्या होता है? हाइफन का सिंबल लगा होता है। द्वंद्व समास को आप इस हाइफन के सिंबल से बहुत आराम से पहचान सकते हैं। इसको हम इस तरीके से बोलेंगे, राजा और रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है। अब देखिए ज्वलन किस तरीके से शुद्ध तरीके से लिखा जाता है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जा, उ, आदजा, फिर आदजा, फिर वा और ला, उज्ज्वल। अनुरुक्त का विलोम है आरक्त, विरुक्त, निरुक्त या आसक्त। तो इसका राइट आंसर है विरुक्त, अनुरुक्त का विलोम। निम्नलिखित में से सभी तत्सम है। अभी मैंने आपको तत्सम समझाया। तत्सम क्या शब्द, कौन शब्द होते हैं? वो सब जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनमें बिना कोई परिवर्तन किए वैसा ही उन्हें हिंदी में उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे रानी, रानी क्या है? एक तद्भव शब्द है। यहाँ पे हाथी, हाथी क्या है? एक तद्भव शब्द है, ऐसा गज होता है। घोड़ा, ये भी एक तद्भव शब्द है, ठीक है। लेकिन शकरा मतलब चीनी, पवन मतलब कि हवा, ज्येष्ठ मतलब कि बड़ा, अग्नि मतलब कि आग, ये सारे के सारे सब संस्कृत के शब्द है, उनका ही वैसे का वैसा ही प्रयोग हमने हिंदी में किया है। तो यही हो गए हमारे तत्सम शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप, आपको उपसर्ग छाटना है तो आप इसको संधि विच्छेद करके देख सकते हैं, इसका विग्रह करके देख सकते हैं। कु प्लस रूप, ठीक है। कु प्लस कर्म, कु प्लस कर्म, कु प्लस चाल, कु प्लस शल। अब देखिए शल का आपको कुछ अर्थ पता है? नहीं पता है। रूप का अर्थ होता है, कर्म का अर्थ होता है, चाल का अर्थ होता है, लेकिन शल का कोई अर्थ नहीं है। तो कौन सा उपसर्ग नहीं है? कुशल में। कुशल में कु उपसर्ग नहीं है। इन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, पुजारिन, कठिन, चिन्ह, मीन। तो इसमें तो आपको दिख रहा है कि इन प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। प्रत्यय क्या लगते हैं? शब्द के एंड में लगते हैं, उपसर्ग शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं। लेकिन कठिन में भी अगर मैं इसको संधि विच्छेद करूँ तो कठ प्लस इन आएगा। तो कठ क्या शब्द होता है? कट्टो कोई शब्द नहीं होता है। यहाँ पे आ जाएगा पूजा प्लस इन। तो ये पुजारिन में किसका शब्द, कौन सा प्रत्यय लगा है? इन प्रत्यय लगा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पहला वह संख्यावाचक हो और किसी विशेष का बोध, किसी समूह विशेष का बोध कराए, उसे कहते हैं कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास या द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर है द्विगु समास। द्विगु, इसको आप ऐसे रखिए, द्वि मतलब कि दो। ये इसमें भी क्या आ रही है? संख्या आ रही है। तो उसका जो पहला पद होता है उसमें संख्या होती है। जैसे कि हम कहें चौराहा, क्या है? चौराहा। इसमें क्या क्या किस बात की बात हो रही है? संख्या की बात हो रही है, मतलब 4 राहों का समूह। त्रिभुज, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। तो उन्होंने क्या कहा था कि पहला पद क्या हो? एक संख्यावाची हो जो एक समूह को प्रदर्शित करता हो। तो वो कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास है। अभी मैंने आपको जब द्वंद्व समास वाला एक क्वेश्चन आया था वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आप द्वंद्व समास को कैसे पहचान सकते हैं, जिसमें किसका सिंबल लगा हो? हाइफन का सिंबल लगाओ। किसका सिंबल लगाओ? हाइफन का। तो बहुत आराम से आप इसका आंसर छाट लेंगे, नर और नारी। ऑप्शन नंबर सी। नगर में रहने वाले को कहा जाता है शहरी, नागर, नरबधु या नौकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागर। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है, जैसे कि शैशव, लोहा, लकड़ी और पुस्तक। मेरे ख्याल से इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, लेकिन जो बोर्ड था उसने ऑप्शन नंबर ए माना था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा आंसर सही होगा। मैं लोहा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक द्रव्यवाचक संज्ञा की होती है, ना कि जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान कारक उस वाक्य में होता है जिसमें हम कुछ चीज़ों को देने का भाव होता है, जैसे कि मेरे घर स्टेशन से बहुत दूर है, इसमें नहीं होगा। इसमें आपादान कारक है। राम घर पर सो रहा है, ये भी नहीं है। राजा ने निर्धन को कंबल दिया, मैंने कहा संप्रदान कारक वहाँ पे भी होता है जिसमें कुछ देने की भावना का बोध होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक। वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें कौन सा है? निजवाचक। कह रहे हैं कि वह स्वतः ही जान जाएगा, अपने आप ही जान जाएगा वह। तो इसमें क्या है? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम कौन से सर्वनाम होते हैं जिसमें इस चीज़ का बोध होता है कि वो व्यक्ति उस काम को खुद ही कर लेगा, जैसे इसमें स्वतः, अपने आप, स्वयं, खुद से, इस तरीके के वर्ड आते हैं। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? ठीक है, संयुक्त क्रिया कौन सी क्रिया होती है जिसमें दो क्रिया एक संग का प्रयोग हो, जैसे कि रस्सी जल गई तो इसमें तो एक ही क्रिया है। सीता पढ़ रही है, इसमें भी एक ही क्रिया रही है। बच्चा सोता है, इसमें भी एक ही क्रिया है। लेकिन तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, यहाँ पे दो क्रिया संयुक्त हो गई। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटे हों, नहीं। जिनका अर्थ सरलता से समझ ले में आ जाए, ये भी नहीं है। जो एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, ये भी नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, उसे हम सरल या फिर साधारण वाक्य कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य है। उद्देश्य को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट भी कहते हैं। जो हमारे वाक्य होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य, और सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचा हुआ होता है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट, और उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? विधेय। तो आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है। देखिए, मिश्रित वाक्य कौन से वाक्य होते हैं कि जिसमें एक तो प्रधान उद्देश्य
और क्रिया होती है, और जो दूसरा वाक्य होता है वो उस पर क्या होता है, आश्रित होता है। क्या होता है, आश्रित होता है। इसमें की, क्योंकि, इसलिए जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। आप खुद देख लीजिए आप कौन सा है। वर्षा हो रही है, ये तो एक सरल वाक्य है। मैं पढ़ता हूँ और खेलता हूँ, ये जो वाक्य है वो एक संयुक्त वाक्य है, इसमें और का प्रयोग होता है। आप संयुक्त वाक्य के लिए याद रखिएगा कि इसमें और का प्रयोग होता है। सुधीर पढ़ता है, सरल वाक्य है। मैंने सुना कि नीना पास हो गई, इसमें किसका, की का उपयोग हो गया। इसमें जो दूसरा उद्देश्य और विधेय होता है पहले वाले पे डिपेंडेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह किस टाइप का होता है, इस तरीके का होता है। ये इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, आश्चर्य को, एक्साइटमेंट को, सौरों को, बहुत ज़्यादा सौरों होता है जब हम अल्लास का उपयोग करते हैं, ये क्या हो गया, या अल्लाह ये क्या हो गया, हे भगवान ये क्या हो गया, इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं किसी से, तुम क्या कर रहे हो, तो उसके एंड में हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, जब हम किसी चीज़ को निर्देशित करते हैं कि अंजलि मैम ने ये कहा, फिर डैश अच्छे से रीड की पढ़ाई करो, तो हमने वहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाया, निर्देशक चिन्ह। लेकिन जब हमें इस किसी बात को इन्वर्टेड कॉमास में बंद करना होता है, उसकी बात को उद्धृत करना होता है, तो हम अवतरण या उद्धृत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये किस तरीके का होता है, इन्वर्टेड कॉमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विराम चिन्ह का वाला वाक्य है। अब आपको चेक करना है कि सही विराम चिन्ह वाला कौन सा वाक्य है। जो पत्र आया है कहाँ है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। कि अब दूसरे क्यों नहीं है, जो पत्र आया है पूर्वविराम नहीं, यहाँ पे पूर्वविराम नहीं आएगा, यहाँ पे अर्धविराम आएगा। जो पत्र आया है कहाँ है, अब कहाँ है ये क्वेश्चन मार्क हो गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं आया, क्वेश्चन मार्क जब वाला प्रश्न है। तो जो पत्र आया है कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए था। नेक्स्ट है, शेर को सामने देखकर डैश, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। शेर को सामने देखकर मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया। 7वें, अब देखिए 7वें आसमान में पहुंचना होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, तो आप क्या शेर को देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे, जाहिर सी बात है आप नहीं खुश होंगे, आप तो डरेंगे। शेर को सामने देखकर मैं आग बबूला हो गया। आग बबूले का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। अरे आप क्यों गुस्सा होंगे, शेर है वो, बिल्ली नहीं है कि आप देख के उसे गुस्सा कर लें और वो आपका गुस्सा देख के भाग जाए, ये भी नहीं हो सकता। शेर को सामने देखकर मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, मतलब कि बहुत ज़्यादा बवाल करना, तो आप वो भी नहीं करेंगे उस टाइम पे। सिर पर आसमान उठाए क्या कर लेंगे, आपके क्या जो शेर है वो आपके नखरे देखेगा, ऐसा भी नहीं होगा। शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। सही मुहावरा है, नेत्रों में मिट्टी डालना, आँखों में रेत फेंकना, आँखों में धूल झोंकना, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आँखों में धूल झोंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। देखिए हाथ ना आना का मतलब होता है पकड़ में ना आना। जैसे कहते हैं कि जो चोर था वो पुलिस के हाथ ना आ पाया, अगर हाथ आ जाता तो उसकी खैर नहीं थी। हाथ ना आना मतलब कि पकड़ ना आना, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पकड़ में ना आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर फिर जाना। सिर फिर जाने का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अहंकार आ जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहंकारी हो जाना। सो यही हमारे हिंदी के 30 क्वेश्चंस थे, और ये हमारे कौन से ईयर के क्वेश्चन थे, 2011 रीड लेवल 1 के प्रथम लैंग्वेज मतलब फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के ये 30 क्वेश्चंस थे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर था। आई होप आप लोगों ने 25 to 27 तक इसमें स्कोर किया होगा, और जिनकी हिंदी थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है उन्हें 30 तक भी स्कोर कर लिया होगा। अब जो नेक्स्ट पेपर है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।